हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और हम इसमें पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। इसको समझने के लिए हमने इसको 3 काल में डिवाइड किया था और आज हम तीसरे काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1920 से 1947 का काल था। उसमें क्या क्या घटनाएं हुई 1920 से 1947 के बीच में, वो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। हुआ क्या था कि पिछली वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने। उससे गांधी जी ने बहुत दुखी हुए और वो कहे कि ऐसी सरकार जो लोगों पर गोलियां चलवाती हैं, और ऐसी सरकार का समर्थन और सहयोग करना गलत होगा। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन, जो पहले से 1919 में मुस्लिम लीग द्वारा शुरू किया गया था, उसको सहयोग कर दिया, उसका सहयोग किया और एक नया आंदोलन शुरू किया 1920 में, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी ने अपनी एक किताब थी उनकी, जिसका नाम था हिंद स्वराज। उसमें लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के सपोर्ट से चल रही है, और अगर इंडियन सपोर्ट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ये सरकार खत्म हो जाएगी। और इसके लिए इन्होंने एक रणनीति बनाई कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। उस टाइम भारत में विदेशी वस्तुओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था, तो गांधी जी ने कहा कि इसकी रणनीति ये होगी कि हम अपनी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हुआ। इसी और जगह जगह पे कपड़ों की होली चलाई गई, विदेशी वस्त्रों की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का विरोध किया, तो उत्तर में गांधी जी ने कहा कि यह सर्वोत्तम व्यवहार है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का विरोध किसने किया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब जब लोग पूछे कि अगर हम इसको जला देंगे विदेशी वस्त्रों को, तो हम पहनेंगे क्या, तो गांधी ने बोला कि हम चरखा से सूत काटेंगे और खादी के वस्त्र पहनेंगे। इसलिए खादी व चरखा से वस्त्रों को बनाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी ने कैसर-ए-हिंद, जो उनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी कैसर-ए-हिंद की, उसको वापस कर दिया। और जमुनालाल बजाज नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। अब इसी आंदोलन के साथ साथ भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग आंदोलन शुरू हो गए। इसमें खिलाफत आंदोलन, अकाली आंदोलन जो पंजाब में चल रहा था, वन सत्याग्रह आंध्र प्रदेश में, भूमि कर माफी आंदोलन उत्तर प्रदेश में, और इसी समय उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा बनाई गई, जिसके लीडर बाबा रामचंद्र थे। और इसी प्रकार आंध्र में रंपा विद्रोह 1924 में शुरू हुआ, जिसके लीडर अल्हारी सीताराम राजू थे। तो ये सारे जो आंदोलन जो मैंने आपको लिख के बताए हैं, ये सारे आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुए। अब ये कहाँ शुरू हुए, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अकाली आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, वन सत्याग्रह आंध्र प्रदेश में, भूमि कर माफी आंदोलन यूपी में, और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। इसको आप एक बार देख के अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर क्या होता है, चौरी चौरा। अब होता क्या है इसके असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, कि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू कर देते हैं और खुद चरखा से सूत काटकर खादी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद शुरू होता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में एक जुलूस निकल रहा था, जो कि इसी के सपोर्ट में था, असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में एक जुलूस निकल रहा था। तो पुलिस उस जुलूस को रोकने के लिए आई, तो भीड़ जो है बहुत आक्रोशित हो गई। तो पुलिस क्या की, भाग करके अपने आप को थाने में बंद कर ली कि लोग उनके ऊपर अटैक न कर पाए। और होता क्या है कि जो आक्रोशित भीड़ थी वो थाने पर आग लगा देती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। अब इस घटना के फलस्वरूप होता क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बारदौली प्रस्ताव से वापस ले लिया।
तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया, तो चौरी चौरा कांड के बाद, और किस प्रस्ताव से लिया, बारदौली प्रस्ताव से वापस ले लिया। और इस कांड के बाद जो ये चल रहा था असहयोग आंदोलन, इसी के अंतर्गत गांधी जी को जेल भेज दिया गया कि असहयोग आंदोलन ये कर रहे थे इसलिए इनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद होता क्या है, अब जब ये 1922 में गांधी जी को जेल हो जाती है, तो उसके बाद 1922 से 1930 के काल में कुछ कांग्रेस में परिवर्तन होते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। तो कांग्रेस में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे कैसे शुरू होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कांग्रेस में स्वराज पार्टी बनाई जाती है 1923 में, जिसके अध्यक्ष रहते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इस पार्टी का उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य रहता है केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में भागीदारी लेना। इनका मानना ये था कि हमें केंद्रीय विधानमंडल का विरोध करके कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर हम उसमें शामिल होकर के अपने लिए कानून बनाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर के ये पार्टी बनाई गई थी। और होता क्या है, 1950 में एक स्वराजी नेता रहते हैं विट्ठल भाई पटेल, उनको केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब यहाँ पे गांधी जी का मानना था कि आम लोगों को भी कांग्रेस से जोड़ना चाहिए, जिसमें वो 25 पैसा दे करके कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे, आम लोग भी। इसी को बोला गया संघर्ष तैयारी संघर्ष। संघर्ष मतलब हम संघर्ष करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ पे हमसे चूक रह गई है, फिर हम संघर्ष करेंगे। तो इस आंदोलन के तहत आम लोगों को भी कांग्रेस से जोड़ा गया। फिर होता क्या है, 1927 में एक कमीशन नियुक्त होता है, इसका नाम होता है साइमन कमीशन, जो मार्च 1928 में इंडिया पहुंचता है। और उसका उद्देश्य क्या रहता है, भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित करना। अब अंग्रेज ये कहते थे कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो वो अपना कैसे संविधान बनाएगा, ये सब के लिए इंडिया के राजनीतिक भविष्य को निश्चित करने के उद्देश्य से साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि 1927 में नियुक्त हो गया था और मार्च 1928 में भारत पहुंचा था। अब ये आते हैं भारत का राजनीतिक भविष्य बनाने, और इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं रहता है, एक भी भारतीय शामिल नहीं रहता है, इसीलिए इसे सर्वश्वेत आयोग बोला गया। और इसका विरोध हुआ और बोला गया कि साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। पुलिस जब इसका विरोध हो रहा था इस कमीशन का, तो पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। जब लाठीचार्ज कर दिया तो लाहौर में लाला लाजपत राय को सिर पर लाठी लग गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद उसी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत का आखिरी कील साबित होगी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। उस टाइम एक सेक्रेटरी थे इंडिया के, लॉर्ड बिरकनहेड, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज किया कि वो अपना संविधान बना करके दिखाएं, कांग्रेस को उन्होंने चैलेंज किया। तो 1928 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नेहरू कमेटी, और इसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इस रिपोर्ट में आज़ादी की बात ना करके स्वशासन की बात की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कांग्रेस ने ये कहा कि हमें स्वशासन दे दिया जाए, आज़ादी की बात नहीं की गई। लेकिन जो लॉर्ड बिरकनहेड हम लोगों को जो चैलेंज दिया था वो सही होता है, और जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग में रहते हैं वो 14 सूत्र लेकर के आते हैं और ये रिपोर्ट पास नहीं हो पाती है, और लॉर्ड बिरकनहेड का जो चैलेंज होता है वो सही साबित हो जाता है। हम अपने लिए एक संविधान नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्ना के 14 सूत्र के इसके बीच में एक अवरोध बन जाता है, जिसके कारण कि ये रिपोर्ट पास नहीं हो पाती है। फिर आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस हर साल एक मीटिंग करती है। 1929 में ये लाहौर के रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। इसके पहले ये पहला टाइम नहीं था कि जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके पहले यह प्रस्ताव मौलाना हसरत मोहानी द्वारा भी पास किया जा चुका था। और 26 ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये लोग 26 जनवरी 1930 को प्रतीकात्मक मतलब कि स्वतंत्रता मिली नहीं थी, लेकिन वो अपने मन में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि हमारा संविधान तो बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस दिन का मान रखने के लिए जिस दिन हमारे पूर्ण स्वराज
का प्रस्ताव पारित हुआ और प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी दिन का मान रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। तो यही कारण है कि संविधान 26 नवंबर को बना था, लेकिन 26 जनवरी को लागू हुआ था। उसके बाद ये तो हुई कांग्रेस की बात कि कांग्रेस में क्या क्या घटनाएं चल रही थी। दूसरी ओर कुछ क्रांतिकारी विचारधाराएं शुरू हो रही थी, जिसमें कि युवा भाग ले रहे थे और वो अब स्वशासन की बात नहीं करेंगे, वो अब अंग्रेजों को भगाने की बात कहेंगे, वो अब हिंसा पे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1924 में कानपुर में युवाओं द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खां और राज सचिंद्रनाथ सान्याल। अब इन लोगों ने बम और पिस्तौल की राजनीति शुरू कर दी। अभी तक इंडियन नेशनल मूवमेंट में चल रहा था, लेकिन अब ये क्रांतिकारी रूप ले लेता है। यही अंतर होता है मूवमेंट और क्रांतिकारी विचारधारा में। जब तक मूवमेंट था तब तक अहिंसा थी, लेकिन अब यहाँ से हिंसा शुरू हो जाएगी और अब ये लोग एकदम अड़ जाएंगे कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही भगाना है। तो होता क्या है कि काकोरी कांड होता है। अब जब ये संस्था तो बन गई, अब इस संस्था को रन करने के लिए पैसा चाहिए था। पैसे लेने के लिए इन्होंने काकोरी कांड किया। काकोरी कांड में 1925 में काकोरी में एक ट्रेन को दिन दहाड़े लूट लिया और उसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये लोग पकड़े जाते हैं और जैसे कि आप अगर सबसे बड़ी पावर थी उस टाइम ब्रिटिश, और उसके खिलाफ ये लोग काकोरी में ट्रेन लूटते हैं दिन दहाड़े, उसी के कारण इनको फांसी दे दी जाती है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि पहला मुस्लिम जिसे फांसी दे दी गई जो कि रिकॉर्डेड है, उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। तो क्वेश्चन आएगा पहला मुस्लिम जिसे फांसी दी गई वो होते हैं अशफाक उल्लाह खां। अब इसके बाद जब 1928 में लाला लाजपत राय को जब लाठीचार्ज होता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भगत सिंह जो होते हैं वो उनको अपने पिता समान समझते हैं। और होता क्या है, HSRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम होता है उसका, जो कि 1928 में फिरोज शाह मैदान में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसी का नाम बदलकर HSRA रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसके कौन कौन संस्थापक थे? इसके संस्थापक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा इसके संस्थापक थे। अब गांधी जी हिंसा पे विश्वास नहीं रखते थे, वो अहिंसा पे विश्वास रखते थे और उनका कहना था कि हम कानूनी तरीके से अपने स्वशासन लेंगे, इसीलिए वो इन लोगों के विरोध में थे। और इन लोगों का खिलाफ उन्होंने अपनी पत्रिका में कल्ट ऑफ बॉम्ब लिखा, अपनी एक पत्रिका लिखी जिसका नाम था कल्ट ऑफ द बॉम्ब। और जिसका जवाब देते हुए जो इसके HSRA के जो मेंबर थे भगवती चरण बोहरा, उन्होंने लिखा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। भगत सिंह की एक पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, उसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन थे? भगत सिंह थे। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन, जिसको क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता है। अब HSRA के जो सदस्य होते हैं वो 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। इसी लाला लाजपत राय को जो लाठी लगी थी उसी के लिए वो उसी का बदला लेने जाते हैं और दूसरे मारने गए रहते हैं वो लोग, दूसरे पुलिस अधिकारी को, लेकिन मार देते हैं सॉन्डर्स को, जिसमें कि कुछ लोगों को जेल जाती है, लेकिन ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं, भगत सिंह और उनके जो साथी होते हैं बटुकेश्वर दत्त वगैरह। उसके बाद क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ कोर्ट में बम फोड़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, क्योंकि वहां ऐसा बिल पास हो रहा था जिसके ये लोग खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। वहां से इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जहां उनका कहना ये था कि हम किसी को वहाँ पे घायल नहीं किए, हम किसी के वहाँ पे हम लोग का उद्देश्य ये था कि बस हम अपनी बात पहुँचाएं असेंबली में, तो हम जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हम राजनीतिक दोषी हैं, हम क्रांतिकारी दोषी नहीं हैं। तो इस कारण हमें साफ खाना साफ जल दिया जाए, जो कि अंग्रेजों ने नहीं दिया, इसीलिए ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद होता क्या है कि भूख हड़ताल पर जब ये लोग बैठते हैं तो उनके एक साथी रहते हैं जतिन दास, जिनकी मृत्यु हो जाती है 64वें दिन, और उसी में से उनके एक साथी रहते हैं जिन्होंने बता दिया कि इन लोगों ने ही सॉन्डर्स को मारा है। अब इन लोगों की गिरफ्तारी तो हुई थी असेंबली में बम फोड़ने के लिए, लेकिन अब यहाँ से इन लोगों का केस एक नया रूप पकड़ लेता है जब इनके एक साथी ने गवाही दे दी कि सॉन्डर्स को इन लोगों ने मारा है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि आजाद जो है इस टाइम इलाहाबाद में है। तो 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में
आज़ाद का इनकाउंटर कर देते हैं अंग्रेज, और उसके बाद 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे देते हैं। अब ये सब इधर होता है, उधर गांधी जी जेल से वापस आ जाते हैं और वो 1930 में एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसकी शुरुआत ये दांडी यात्रा से करते हैं। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम गुजरात अहमदाबाद से 78 लोगों के साथ पैदल यात्रा करके दांडी नौसारी गुजरात तक पहुंचकर नमक कानून, इनका मानना था ये था कि नमक पर अंग्रेज टैक्स लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। कल को ये एयर पे भी टैक्स लगा दे, ये ऐसी बात हुई। तो इसी कारण से इन्होंने दांडी यात्रा की, समुद्र पे जाकर के नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली और आगे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने वाले थे। तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू सो मच।